So very first point we can take something like this. The bonding between various or wait. Bond types हुआ था. Primary bonding. The strong interaction between atoms same type or different type to form a molecule is known as bonding. ठीक है. So it is primarily in between atoms. Atoms के बीच में जो bonding होती है that we call primary bonding. The second point of this is primary bonding between different elements will have different nature depending on depending on nature of depending on nature of constituent elements. ठीक है. तो अभी एलिमेंट जो है हमारे दे कैन बी categorized as something like high
electronegative or electronegativity elements with high En value, right? Medium En value and low En value. ठीक है, 3 types. These are non-metals, right? These are metalloids and these are metals. Is it okay? Similarly, ऐसे ही 3 types दूसरी तरफ भी रहेंगे. Now, if we have interaction between two elements of high electronegativity, ठीक है, so 3 है, तो we are going to get actually 9 pairs, ठीक है, high and high. So if it is high and high, it is going to be a covalent bond, ठीक है. बेसिकली दोनों के बीच में डिफरेंस जो होगा वो काफी कम होगा, एंड डिफरेंस अगर काफी कम होता है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है या मीडियम रेंज तक की भी है, तो लो रेंज में होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, ठीक है, तो इट फॉर्म्स प्राइमरली फॉर्म्स मेटालिक बॉन्ड. हाउएवर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बट दो एटम्स के बीच में डिफरेंस कम है, तो इट इज गोइंग टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है ना. सो वी कैन से अब हमारे पास जो पेयर्स बन सकते हैं टोटल, एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2, वो क्या क्या हो सकता है. हाई En, इसका भी मैं बेसिकली 3 का पेयर लिख देता हूँ एंड देन वी विल अरेंज इट. हाई En, हाई En, medium, medium. तुम लोग अभी नोट मत करना, 1 मिनट रुको. लो En, लो En, लो En. And this is again high. This can be million and low En. High. So En, En, low En, low En and high En. Mid En, low En. Element 2 और यहाँ पर डेल्टा En जो है that is going to be small, ठीक है. हाई मिड के बीच में the difference is going to be, I mean it is going to be of midway, ठीक है, mid value. This is going to be high, ठीक है.
nature in this case is definitely going to be ionic. Fine. और जब small रहेगा तब it is going to be very clear that it is going to be covalent, right? So यहाँ पर high high दोनों है, it is going to create covalent bond. Medium high के बीच में what type of bonding can we expect? यहाँ पर भी generally we get in between covalent to ionic, covalent to ionic, depending upon what range of what is the range of delta En is. delta En 1.7 है तो कोवैलेंट आयनिक दोनों के कैरेक्टर्स बराबर बराबर होंगे. जिस तरफ वो शिफ्ट होएगा 1.7 से 0 की तरफ शिफ्ट होएगा, कोवैलेंट बढ़ने लगेगा. 1.7 से ज्यादा होएगा, आयनिक बढ़ने लगेगा, and so on so forth. So this is again an open area. This is going to be an open area. ठीक है. This is going to be in between. I mean, mid level रहेगा value the difference, and the bonding will be covalent to ionic, या मिक्स बेसिकली बोल सकते हैं, मिक्स बोल सकते हैं, कोवैलेंट प्लस आयनिक. ठीक है, आयनिक मिक्स. मीडियम में अब मीडियम में भी दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास है, बट यहाँ पर पॉसिबिलिटीज की वेरिएशंस थोड़ी सी डिफरेंट है. बताता हूँ. स्मॉल. ठीक है, यहाँ पर कोवैलेंट और या प्लस बोल सकते हैं, कोवैलेंट प्लस मेटालिक. ठीक है, इस टाइप की बॉन्डिंग यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी मिड लेवल में. मेटालिक बॉन्ड पहली बार इट्स गेटिंग इंट्रोड्यूस. मीडियम एंड लो के बीच में भी डिफरेंस इज गोइंग टू बी स्मॉल, एंड वी आर गोइंग टू सी अगेन कोवैलेंट एंड मेटालिक का मिक्स. कोवैलेंट एंड मेटालिक का मिक्स देखेंगे हम लोग. ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर ये भी हो सकता है, वी कैन हैव मिक्स ऑफ ऑल द थ्री टाइप्स, कोवैलेंट प्लस मेटालिक प्लस ये क्या बोलते हैं, आयनिक. तीनों का मिक्स यहाँ पर देखने के लिए हमको मिले. लो एंड हाई, दिस इज गोइंग टू बी लार्ज डिफरेंस, दिस इज पॉसिबली गोइंग टू बी आयनिक. ठीक है, लो एंड मिड में क्या बनेगा, it's going to be midway. It will be small, ये भी midway रहेगा. ठीक है, this is going to be a mix of, जैसे ये तीन कैरेक्टर्स बन रहे हैं हमारे, लगभग वैसे ही कैरेक्टर्स बनेंगे, कोवैलेंट प्लस मेटालिक प्लस आयनिक. एंड इस वाले में स्मॉल रहेगा डिफरेंस, एंड इट विल बी मोस्टली मेटालिक, प्योरली मेटालिक. ठीक है, low electronegativity from both sides, and this is going to create pure metallic bond. This is going to create pure covalent bond. ठीक है, और high and low combination, this is going to take us to pure ionic system. ठीक है, either this one or even this one, they are going to take us to pure ionic systems. सर अभी नोट करें? हाँ, अब नोट कर सकते हो. बेसिकली इसमें से अगर कुछ आप लोग को एलिमिनेट करना है, जैसे
there are repetitions, no doubt about it. ठीक है, तो you guys can eliminate it. For example, this is a repetition of the third one. तो ओरिजिनल पेयर्स जो बन रहे हैं हमारे, अगर रिपीटेशन को हटा दें तो कितने बनेंगे? हाई हाई, हाई मिड, हाई लो, और मीडियम मीडियम, मीडियम लो एंड लो लो। 6 प्रॉपर वाले बनेंगे, 3 रिपीटेशन वाले हैं, राइट? तो यू कैन नोट इट डाउन, लाइक पूरा चाहिए पूरा नोट कर लो, रिपीटेशंस को हटा के नोट करना है, रिपीटेशंस को हटा के भी नोट कर सकते हो। हो गया, एक सेकंड। सर लास्ट में क्या होगा? लास्ट वाले में मेटालिक है, लो और लो वाले में ना। हम्म, ओके। दिस इंफॉर्मेशन कैन फर्दर बी रिप्रेजेंटेड, मतलब इसको इंस्टेड ऑफ टैबुलर फॉर्मेट में
We can read it something like this. The top of triangle metallic may be occupied by lithium. लिथियम के जो सारे होंगे दे आर गोइंग टू फॉर्म मेटालिक बॉन्ड्स, यानी लिथियम मेटल का कोई भी चंक उठाते हैं दैट विद देयर वी आर गोइंग टू फाइंड मेटालिक बॉन्ड्स. वी आर मूविंग टुवर्ड्स कोवैलेंट बॉन्ड्स. ये मेटल्स, इनको लिथियम के बदले सिल्वर को उठाएंगे हम, तो सिल्वर के मेटल में, मतलब मेटल सिल्वर जो भी हम लेते हैं सिल्वर मेटल, उसके अंदर हमारे पास थोड़ा मेटालिक कैरेक्टर होगा और थोड़ा कोवैलेंट कैरेक्टर भी होगा. And as we are going, or as we are moving like this downwards, the metallic character is going to decrease and covalent character is going to increase. A time will come when we will have now sulfur iodine. These are something जहाँ पर covalent character has started dominating, metallic character has ये reduced. टेरिलियम, टेरिलियम के पास ऐसा है कि मेटालिक कैरेक्टर भी थोड़ा है, कोवैलेंट कैरेक्टर भी है. कोवैलेंट दोनों लगभग मिडवे में है इन दोनों के लिए, एंड दीज आर मेटल वाइट्स. ठीक है. F2, F2 इज समथिंग जहां पर कि वी हैव परफेक्टली कोवैलेंट कैरेक्टर. ठीक है. Fa, सॉरी Fa बोल रहा हूँ, F2 फ्लोरीन 2. ठीक है. F2, this is where we have perfect covalent character. Okay. We can again start moving towards something like IF6, sorry, IF7, SF6, PF5, SIF4 to ALF3, to MgF2, and finally to cesium fluoride, which is now perfectly ionic. ठीक है. It's kind of perfectly ionic system, and through this end we are going to have something like Na3Bi, Na3Sb, Na3As, Na3P, Na3N, Na2O, and cesium fluoride finally. CS. ठीक है. Apart from that, if we are going to construct a line over here, इसके along जो भी हमारे पास एलिमेंट, सॉरी, कंपाउंड से जो भी सिस्टम रहेगा, that is going to something which will have, जैसे इसके along अगर मूव कर रहे हैं हम लोग, we are going to have everything having either covalent, sorry, mix of covalent and ionic character. ठीक है. यहाँ पर अगर हम लोग मूव करेंगे इसके along, तो we are going to see elements compound or a system which will have a mix of all three types of bond, that is metallic, covalent as well as ionic bonds, right? Such that can give some examples of this type of, I can fix the series. Chlorine fluoride
OF2 NF3 CCl4 BF3 BF2. ठीक है, so these are something, or like this is set of compounds systems which has all the three types of bonding. ठीक है, metallic भी रहेगा, it will be a mix of metallic plus covalent plus ionic. Fine. So it will not be a bad idea to say that the bonding between atoms can vary between metallic, covalent, and ionic depending upon scenarios. However, the characteristic of all three are going to present in any type of bonds, and one of them might be dominant, the other will exist in a subverted format. However, all three are going to exist. ठीक है, am I right? तो ये नोट कर लिया हम लोगों ने ट्री. Yes, sir. Okay. सर 1 मिनट ऊपर कीजिए. हाँ, now let us study something in detail about ionic bonds. Noted? Yes. Okay. सर 1 मिनट. हाँ. सर नीचे कीजिए ना. हाँ हाँ.
डन सर। आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग का कैरेक्टर क्या होता है कि it is a pure interaction or it is a pure electrostatic interaction between ions. If we are going to talk about sorry, ionic bonds are purely the electrostatic interaction between pair of ions, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स के बीच में प्योर इंटरेक्शन जो होता है दैट इज सिंपली द आयनिक बॉन्ड। सो आयनिक बॉन्ड के कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं हमारे, दे आर प्योर आयंस। प्योर आयंस कैसे बनेंगे, एटम्स या तो चार्ज एक्सेप्ट करेगा या चार्ज लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो कैटायन बनेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो अनायन बनेगा। सो कैटायन एंड अनायन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एटम से आयंस का फॉर्मेशन होता है, और आयंस के इंटरेक्शन को वी कॉल आयनिक बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो आयनिक बॉन्डिंग, द electrostatic interaction between positively charged cation created from or created by loss of electron from neutral atom and negatively charged anion created by gain of electron from neutral atom is known as electrovalent bond or ionic bond, ठीक है। So the key fact is it is electrostatic interaction, right?
So electrostatic interaction के लिए the other key things are cations and anions. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होने के लिए cations and anions का फॉर्मेशन इज मैंडेटरी. अब cation and anion का फॉर्मेशन कैसे होता है? So cations are formed by loss of electron and anions are formed by gain of electron, and the related properties, energy properties are ionization energy for cation formation, right? See, ionization energy पहले डिफाइन किया हुआ है मैंने, राइट? क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? एनर्जी required to be supplied to expel outermost electron from an atom. ठीक है, रिपीट कीजिए ना, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था. हाँ. आप कहाँ से डिस्कनेक्ट हुए थे? यही सेकंड वाले पॉइंट पे ही ना, कि इसके पहले? हाँ सर. नहीं, तो यहाँ पे बस मैं यही बता रहा था कि सी द cations के फॉर्मेशन के लिए बेसिकली वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड और required to be or needed to be supplied in order to expel the outermost electron from an atom or from a neutral atom. ठीक है, from a neutral atom. न्यूट्रल क्यों? अनचार्ज्ड एटम से इलेक्ट्रॉन को एक्सपेल करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. यहाँ पर एक छोटा सा चीज ये भी होता है, तो न्यूट्रल एटम द न्यूट्रल एटम must be alone or aloof. ठीक है, ये क्यों चाहिए? ये कंडीशन क्यों चाहिए? ठीक है, इस कंडीशन के पीछे रीजन ये होता है कि अगर मेटल एटम या कोई भी एटम दूसरे किसी एटम के आजू बाजू में है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में देयर विल बी सर्टेन काइंड ऑफ इंटरेक्शन विच विल बी टेकिंग प्लेस. बात समझ में आ रही है? एटम का नेचर कैसा भी हो, इट विल बी आइदर मेटालिक, नॉन मेटालिक और मेटलॉइड. कुछ इसमें से ही कुछ होगा और कुछ तो हो नहीं सकता है. तो वो किसी भी दूसरे एटम, खुद के तरह के एटम्स के साथ भी अगर रहता है तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ आइदर कोवैलेंट बॉन्डिंग और मेटालिक बॉन्डिंग, राइट, जो उन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा. और अगर बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमको सप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी हायर कंपेयर टू व्हाट इट रियली लुक लाइक. बात समझ में आ रही है? Therefore, we have added this particular
line in the definition of ionization energy. ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन और टू एक्सप्लेन outermost electron from neutral atom, and the neutral atom must be alone or aloof. अब alone और aloof कैसे रह सकता है वो? तो जनरली एटम्स जो होते हैं वो alone और aloof गैसियस फेज में रहते हैं. ठीक है, आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। एटम्स अलूफ कब रहेंगे? यस सर। अकेले अकेले कब रहेंगे? जब वो गैसियस फेज में रहेंगे. ठीक है, एंड साथ में ये भी बात है कि दे मस्ट नॉट बी इन, जैसे अब गैस है तो हाइड्रोजन गैस भी तो है ना, तो हाइड्रोजन गैस में क्या हाइड्रोजन गैस के लिए हम आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस इज अ मॉलिक्यूल, इट्स अ मिक्स ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स. पहले हमको क्या करना होगा? इसको ब्रेक करना होगा. ठीक है, सच दैट H एटम बने, और H एटम में से फिर जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो H प्लस एंड E माइनस बनेगा. दिस विल करस्पॉन्ड टू आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, अगर इसको ब्रेक करने का भी एनर्जी हम जोड़ लेंगे, जैसे H2 से हमारा H एटम बन रहा है, ठीक है, 2H एटम, तो हमको यहाँ पर थोड़ी एनर्जी तो एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी ना. यहाँ पर एनर्जी E1 अगर देना पड़ रहा है और यहाँ पर एनर्जी E2 देना पड़ रहा है, तो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ? E2 हुआ. लेकिन इस प्रोसेस में कितना लगेगा हमको? E1 प्लस E2 लगेगा. बात समझ में आ रही है? हेलो. हाँ सर। ठीक है, Yes, sir. सो यहाँ पर ज्यादा वेट. And should be in atomic form. ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया. अब ये ऐसा नेचर हमको मिलेगा कहाँ पे एटम्स का? तो द थिंग इज वी जनरली गेट the free atoms are or can be made available, can be made available in gaseous state. ठीक है, तो हम लोग मेनी टाइम्स इसको ये भी बोलते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड टू एक्सप्लेन outermost electron from a neutral gaseous atom. ठीक है, न्यूट्रल गैसियस एटम, एक वर्ड यहाँ पर गैसियस अगर हम ऐड कर देते हैं तो एटम का मतलब ही सिंगल एग्जिस्टिंग एंटिटी हो गया,
और गैसेस का it is actually making it more explicit that it is singly existing. ठीक है, singly existing न्यूट्रल एटम. वैसे न्यूट्रल एटम मैंने हर जगह पे लिखवाया हुआ है, पहले भी लिखवाया हुआ है, न्यूट्रल एटम ही लिखवाया, फ्रॉम एन एटम. बट फ्रॉम एन एटम का मतलब क्या होता है, दैट एटम मस्ट बी एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली. ये मैंने पहले शायद मिस कर गया था बताना, ये अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. द एटम शुड बी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग. जैसे सिल्वर के एक ब्लॉक को लिया और इसमें से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करता हूं और इसमें जो एनर्जी मुझे देना पड़ेगा, this energy is not going to qualify as आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, जब इसके एटम को ब्रेक करके मैं एक एटम निकाल लूं, इसमें से पूरे सिस्टम में से एक एटम बाहर निकाल के लाया मैं, अब इसमें से नॉकआउट करके और इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाला और इसमें जो एनर्जी ई डैश लगेगी, दिस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज माय आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, क्लियर? So, and the second one is electron gain enthalpy GA, or simply electron affinity. Sorry, EGA नहीं, EG. EGA. ठीक है, सो ये क्या है, the amount of energy released when a neutral gaseous atom existing alone and aloof accepts an electron. The amount of energy released when a neutral gaseous atom accepts an electron. ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब देखो, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने के लिए सबसे पहली क्राइटेरिया क्या होगी हमारी, आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म हो सकता है. ये हम लोगों को पता है कि बॉन्डिंग क्यों होती है, बॉन्डिंग इसलिए होती है सो दैट स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम कैन इंक्रीज, राइट ना. बॉन्डिंग के बाद दो एटम्स जो बॉन्ड हो रहे हैं उनका ओवरऑल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होना चाहिए. बात समझ में आ रही है? यस सर. तो अब एनर्जी डिक्रीज कैसे होगा,
हमारे पास दो तरह की एनर्जीज हैं, ये एनर्जी जो कि हमको सप्लाई करना पड़ रहा है, और ये दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमको मिल रहा है सिस्टम से। तो सिस्टम की एनर्जी कम कब होगी? जब ये वाला डोमिनेट करेगा, ये वाला ज्यादा हो और ये वाला कम हो। जो देना पड़ रहा है हमको वो कम अमाउंट हो और जो मिल रहा है वो ज्यादा हो, तो नेट क्या होगा? हमको मिलेगा सराउंडिंग को या बाहर की चीजों को या एनवायरनमेंट को बेसिकली एनर्जी मिलेगा। ठीक है। और अगर बाहर को एनर्जी मतलब एनवायरनमेंट को एनर्जी मिल रहा है, इसका मतलब दोनों एटम्स का एनर्जी जो है वो कम हो रहा है, राइट? तभी तो एनर्जी दे पाएंगे ना बाहर, अदरवाइज कैसे देंगे, रिलीज कैसे करेंगे? एनर्जी का क्वांटिटी तो फिक्स्ड है। तो अगर सराउंडिंग को एनर्जी मिल रहा है, एनवायरनमेंट को एनर्जी मिल रहा है, तो दैट इज ओनली एट द एक्सपेंस ऑफ द एनर्जी कंटेन्ड इन द एटम्स। इज इट राइट? बात समझ में आ रही है हम लोगों को? Yes, sir. सारे लोगों को? Yes, sir. ओके। सो for ionic bonds to form, for ionic bonds to form, the electron gain enthalpy or EA of anion formation must be greater or higher than ionization energy of cation formation. This will ensure that that this will ensure that uh, the bonding interaction must be stable. The bonding or interaction must be stable one. ठीक है। अब फर्दर एक बार लाइक आयंस का फॉर्मेशन हो गया। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? व्हाट डू वी थिंक इज गोइंग टू हैपन? सपोज यहां पर एक पॉजिटिव आयन है, ठीक है, वेट, मे बी समथिंग लाइक दिस। I'm going to denote ये positive ion by this blue and negative ion by something like this। ठीक है।
तो ये दोनों आपस में आके फॉर्म हो गए, बॉन्ड फॉर्म कर लिया, दूर थे पहले, फॉर्म हुए, सब हो हवा गया और ये पास में आकर के एक साथ ज्वाइन कर लिया ऐसे क्लोजली। आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया। क्या आयनिक बॉन्ड ऐसा ही रहेगा या विल इट डेवलप इन 3 डायमेंशनल फॉर्मेट? या ऐसे एक पेयर का रहेगा, ये एक ही पेयर का रहेगा, या फिर और भी आजू बाजू में चीजें आएंगी? व्हाट डू यू गाइस थिंक? ठीक है, ये हमेशा इस तरह से होता है। आयनिक बॉन्ड जब भी होता है, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ठीक है, कितने आए? 4 1 5, ये गलत हो गया। देयर विल बी 6 एटलीस्ट। 4 6 हो सकते, 5 नहीं हो सकते, ये गलत है। मुझे साइजेस को थोड़े से छोटे करने पड़ेंगे। थोड़ा गड़बड़ हो गया मैंने। ठीक है, सो ये 6 से सराउंडेड हो सकता है, 6 से ज्यादा से भी सराउंडेड हो सकता है, 4 से भी सराउंडेड हो सकता है। अब व्हाट अबाउट दिस? अच्छा, ये इसको एक्चुअली मैंने क्लोजली पैक जो कर दिया, ये भी थोड़ा गड़बड़ ही है, दिस इज नॉट परफेक्टली राइट। ठीक है, हाउ इज इट गोइंग टू लुक लाइक इज कि ये एक पॉजिटिव है, ये यहाँ पर एक दूसरा पॉजिटिव रहेगा, और इन दोनों के बीच में देयर इज गोइंग टू कम अ नेगेटिव। ठीक है, अब this positive will again surround this negative one from all side, and similarly it will be like, sorry, positive one, sorry, negative one, which will surround the positive one from all the sides. ठीक है, अब it is going to depend upon, actually it is going to depend upon the radius ratio of ये हमारे cation and anion, which will decide what is the ठीक है। Are we getting this idea? So this kind of a regular structure is going, regular 3-dimensional structure is going to be created from cations and anions, or close packing of cations and anions. ठीक है, so we'll take down this, and this type of close packing, 3-dimensional 3D close packing is known as close packing of ions, is known as lattice. ठीक है,
or we can add one more word over here, regular close packing. Irregular close packing, regular close packing, ठीक है, of ions is known as lattice. So ionic solids are something, और ion मतलब solids are something जिनके साथ ये lattice word associated है, ठीक है. Lattice is simply the regular arrangement. Lattice is something or simply the regular 3D arrangement, ठीक है. अगर आयंस का हो रहा है तो इट इज कॉल्ड आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूल्स का हो रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, और मेटल्स का हो रहा है मेटालिक सॉलिड, सो ऑन सो फोर्थ. बात समझ में आ रही है? ये किस चीज का होता है उस चीज पर डिपेंड करता है. अभी हमारे लिए जो पॉइंट ऑफ ये है, पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज वी आर डिस्कसिंग अबाउट आयनिक सॉलिड्स और बेसिकली आयनिक बॉन्ड्स, और आयनिक बॉन्ड्स के क्या कंपोनेंट्स रहते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है. सो आयनिक बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के लिए कैटायंस एंड एनायंस की जरूरत होती है. कैटायंस का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन ये कैटायंस का फॉर्मेशन आयनाइजेशन एनर्जी इंडिकेट करता है. कैटायंस का फॉर्मेशन न्यूट्रल फ्री एटम से होता है, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज करने में जो एनर्जी लगती है दैट इज इट्स आयनाइजेशन एनर्जी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेम फ्री सेम या डिफरेंट, मतलब कोई भी फ्री एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज करता है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं. आयनिक बॉन्ड तब फॉर्म होता है, आयनिक बॉन्ड तब स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल, जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन अनायन, electron gain enthalpy of an anion of anion formation dominates ionization energy of cation formation, ठीक है. यानी एनर्जी सफिशिएंट प्रोसेस अगर हमारा होता है तो it will ensure the stability of the system, right? The system will be stable. Further, I am trying to explain to you guys कि एक बार एटम से आयंस फॉर्म हुए and the ions started coming closer, how are they going to arrange themselves? Are they going to be spread like that only, like ions बन के एक पेयर ऑफ आयन बन गए, फिर दूसरा पेयर ऑफ आयन बन गया, तीसरा पेयर ऑफ आयन बन गया, और सारे पेयर्स अलग अलग दौड़ रहे हैं, या फिर आर दे गोइंग टू कम क्लोजर एंड सिट टुगेदर? सो ions are always once formed, they will try to seek some place where they will find oppositely charged ions, and they will always try to settle in the cluster. They have that nature. Why they want to settle in the cluster? Because that will reduce their potential energy further, ठीक है. So ions की ये behavior होती है, once ions are formed, they try to find an oppositely charged ion to ions to interact with, ठीक है. The interaction between ions
or oppositely charged ions, oppositely charged ions are never 1 to 1, 1 to 1 फॉर्मेट में इंटरेक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। 1 to 1 फॉर्मेट में इंटरेक्शन कभी नहीं होता है, दैट इज समथिंग विच वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। इंटरेक्शन इज नेवर 1 to 1, ठीक है। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1 to many, लाइक दिस। बात समझ रहे हैं हम लोग? See, this one is surrounded by these four. Even this one is surrounded by these four, right? चार चार से सब सराउंड हो रहे हैं। And similar type of arrangements we can see. Once the ions are formed, they try to find oppositely charged ions to interact with. The interaction between oppositely charged ions are never 1 to 1. Rather, it is 1 to many. ठीक है। Next page में I'll elaborate it more. That is, each ion will try to get, or will not try, will attract oppositely charged ions towards itself from all sides, ठीक है। और क्या रहेगा? From all sides, each ion will attract oppositely charged ions towards itself from all sides, ठीक है। This will ensure that a cation is surrounded by anions as its closest neighbor from all sides, ठीक है। Similarly, anions will also ensure that their closest neighbor should be a cation, should be cations
cations surrounding it from all sides. ठीक है, this type, we can refer it to as shown in diagram above. This sort of regular arrangement developed development, regular arrangement of cations and anions to form the sort of regular arrangement of cations and anions to form three-dimensional packing, 3D packing is known as लैटिस. ठीक है, यहां पर एक छोटी सी चीज और, द रेगुलर अरेंजमेंट developed by arranging by regularly arranging cations and anions leads to lowering of potential or electrostatic potential energy of the system. बात समझ में आ रही है? सी, कटायन है, अनायन है, ये दोनों पास पास में पड़े हुए हैं. ठीक है, ये कटायन और ये अनायन, राइट. इनके बीच में इंटर आयनिक डिस्टेंस जो भी है अपना R
डी। सो इसके ऊपर जितना चार्ज है, एक्स अमाउंट चार्ज, वाई अमाउंट चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोग कैसे देते हैं? पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R। फोर्स जब होता है R² होता है, एनर्जी जब है तो सिर्फ R रहती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। डिस्टेंस जितना कम रहेगा एनर्जी उतनी ज्यादा रहेगी। ठीक है, सो ऑन सो फोर्थ। एक सेकेंड रुक जाइएगा। So potential energy is going to be given like this. अब रेगुलर अरेंजमेंट होने से बेसिकली होता ये है कि पेयर जो बनते हैं ना पॉजिटिव निगेटिव के, एक पॉजिटिव 4 निगेटिव से, या एक निगेटिव 4 पॉजिटिव से सराउंड हुआ, या 6 पॉजिटिव से सराउंड हुआ, तो वो इतनी एनर्जी, और इसमें माइनस साइन रहता है। एक चार्ज पॉजिटिव एक निगेटिव रहेगा तो नेट साइन माइनस होगा, -5 यूनिट अगर है। एक पेयर में 5 यूनिट, तो ऐसे 4 या 6 पेयर बनते हैं, तो वी विल गेट 30 यूनिट्स ऑफ एनर्जी विच इज गेटिंग रिलीज। और इसी तरह से पॉजिटिव और निगेटिव वाले का बनेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनर्जीज होने लगता है, एंड लोअरिंग जो होता है वो ग्रेटेस्ट अमाउंट का होता है। सो स्टेबिलिटी लेवल इंक्रीजेस अ लॉट। पोटेंशियल एनर्जी जितना जितना देखो, होता सिंपली ये है, पोटेंशियल एनर्जी जितना कम होगा एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी। सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जितना कम होगा, डिक्रीज करेगा, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जितना डिक्रीज करेगा, सिस्टम उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दिया, या कर रहा है, या कर देगा। ठीक है, और सिस्टम जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज्यादा कम हुआ है। तो अगर हम डायग्राम के फॉर्म में देखें, इनिशियली सिस्टम की एनर्जी अगर यहाँ है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और ये अगर यहाँ पर आ जाता है इस लेवल पे, दिस इज द गैप, राइट, एंड दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी delta P is equal to energy which got released, energy which got released to environment. Is it okay? Am I making sense? And hello, and this state is more stable. और obviously ये bonded state होगा, यहाँ पर free atoms थे A and B, now they have combined together to form AB. More stable in bonded form, right? इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी कुछ इसी तरह की चीजें हो रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजिंग, और वो डिक्रीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चारों तरफ से अगर हमारा किसी कटायन को अनायन सराउंड कर लेते हैं, या अनायन को कटायन सराउंड कर लेता है, तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, डिक्रीज जो होगा, दैट इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम, एंड दैट इज गोइंग टू फॉर्म द मोस्ट स्टेबल सिस्टम। ओके, यस सर। फाइन। ओके,
अगला पॉइंट मैं ऐसे बोलूंगा, यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो ऑफ द सिस्टम जो है वो लोअर डाउन हुई। कब? व्हेन दे आर कमिंग क्लोजर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पूरी लैटिस बनी हुई है, सॉलिड लैटिस बनी हुई है, और उसमें अगर हम फिर से एनर्जी प्रोवाइड करना चालू करेंगे तो व्हाट विल हैपन? जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हम इसको प्रोवाइड कर देंगे तो ये आयंस जो है ये फिर से एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। इज इट ट्रू? उस प्रोसेस में मुझे कितना एनर्जी इनको प्रोवाइड करना पड़ेगा? एग्जैक्टली उतना ही एनर्जी जितना ये पास आने के टाइम पर रिलीज किए थे। Am I making sense? Yes. हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से कि आयंस जब पास आए थे और पास आने के टाइम पर उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ था, और डिक्रीज होने के टाइम पर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्स उन्होंने रिलीज किया। ठीक है, अब जब मैं वापस से इनको एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दूंगा, व्हाट विल हैपन टू देम? विल इट नॉट बी द केस दैट दे विल फ्लाई अपार्ट फ्रॉम ईच अदर? होगा ना? Yes, Yes, sir. sir. मतलब होगा तभी बोलना, नहीं होगा लग रहा है कि नहीं होगा तो काउंटर कर सकते हो। इफ यू एनी वन ऑफ यू फील दैट ऐसा नहीं होगा, मैं सिंपली ये बोल रहा हूँ कि एक बॉल को छत से मैंने गिराया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, अब फिर से मैं छत के ऊपर उसको फेंक दूंगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, राइट? और जितना एनर्जी कम हुआ उतना ही एनर्जी मैं उसको सप्लाई करूंगा। इट इज मोस्ट लाइकली दैट, बस डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा मुझे, इट इज मोस्ट लाइकली दैट इट विल गो ऑन द रूफटॉप। ठीक है, सेम इज द केस ओवर हियर। पहले ये फ्लाइंग अपार्ट कैटायंस एंड अनायंस थे, ये कम टुगेदर, एक साथ क्लोजली पैक हुए, तो दे रिलीज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट? अभी वापस से उनको फ्लाई अपार्ट करने Yes. के लिए जितना उन्होंने एनर्जी रिलीज किया था उतना ही एनर्जी फिर से मैं उनको सप्लाई कर दूं तो वो क्या होंगे? फ्लाई अपार्ट करने लगेंगे, राइट? सो यहाँ पर ये होता है, ये लोअरिंग के टाइम पर, लोअरिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जब होता है तो देयर इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी इन फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लैटिस फॉर्मेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? लैटिस फॉर्मेशन एनर्जी। इज इट ओके? Am I making Yes, sir. sense? Yes, sir. और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जब हम इसको, once the lattice has been formed, once lattice has been formed, and we supply energy
equal to lattice formation energy. The regular arrangement will break and ions will fly apart. ठीक है, apart. This energy supplied to break free the ions from a regular lattice arrangement is known as lattice energy. ठीक है, सो लैटिस एनर्जी का नेचर क्या है? इट इज डिस्ट्रक्शन एनर्जी ऑफ लैटिस. ठीक है, और फॉर्मेशन एनर्जी ऑफ लैटिस को क्या बोलते हैं? उसको लैटिस फॉर्मेशन एनर्जी बोलते हैं. इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होगा? लैटिस एनर्जी जो होगा दैट इज एनर्जी सप्लाइड, ठीक है, टू द सिस्टम, पॉजिटिव नेचर होगा, और वो एनर्जी रिलीज्ड है, ठीक है, तो वो निगेटिव नेचर का होगा. अब किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग? अगर निगेटिव नेचर बोल रहे हैं तो किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? हम एक्चुअली सिस्टम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं. हमने बाहर से एनर्जी दिया सिस्टम को, तो हमने बोला कि उसकी एनर्जी बढ़ गई, या हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव बोल लिया. यानी लैटिस एनर्जी जो बाहर से अंदर दे रहे हैं उसको पॉजिटिव बोल रहे हैं हम लोग, सिस्टम के अंदर ऐड कर रहे हैं तो. और सिस्टम अगर अपने अंदर से कुछ एनर्जी बाहर निकाल रहा है, खुद को खाली कर रहा है, दैट इज निगेटिव. ठीक है, there is concept of enthalpy which will come in your way once we are done with chemical bonding and this thing, gaseous state. thermodynamics पढ़ाऊंगा तो उसमें इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग. enthalpy, negative, positive senses of energy. ठीक है, सो अभी के लिए, आज के लिए हमने बेसिकली आयनिक बॉन्ड्स के अंदर में, या आयनिक कंपाउंड जो भी होते हैं, उनके बेसिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, और ये थर्ड चीज हमने पढ़ा लैटिस एनर्जी. ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी आयनिक बॉन्ड के या आयनिक सिस्टम के. ठीक है, आयनिक बॉन्ड या आयनिक सिस्टम कब स्टेबल होगा? जब उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? कम होगा. इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, सो दैट नेट लेवल पे हमको एनर्जी मिले. राइट? हेलो? यस सर. हाँ, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को? No, sir. None of नो you are सर. replying. All of you are No, sir. sleeping. Is it the case? नो सर. No, sir. ठीक है. So, yes. So cations and anions. Yes. The ionization energy for a ionic bond to form, the ionization energy has to be small as possible, and
इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy has to be as large as possible, ठीक है। At the same time, lattice energy के लिए, when the lattice energy is going to be good and when the lattice energy is going to be not so good, इसके बारे में हम लोग एनालिसिस कल करेंगे, ठीक है। एंड देन वी विल ट्राई टू सी कि आयनिक बॉन्डिंग पैटर्न जो है दैट कुड बी बेस्ड इन व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम्स, ठीक है। लैटिस एनर्जी का डिस्क्रिप्शन लेने के बाद तब कैसे वेरिएशन होता है इसका, देन आई विल डिस्कस अबाउट कि which type of atoms are most suitable to form ionic bonds, या फिर कैसे किन किन एटम्स, जैसे कोई भी अगर एटम्स दिया जाता है तो कैन बी डिसिफर कि अच्छा इसके बीच में आयनिक बॉन्ड जो है या आयनिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जो है दैट इज ऑफ गुड नेचर या दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ऐसा हम इन्फर कर सकते हैं। सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये सारी हम नेक्स्ट लेक्चर, कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। दैट इज ठीक है सर। variation of lattice energy with size, with charge, variation of ionization energy and electron affinity obviously। तो आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन का तो हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरिएशन देख रखा है, लैटिस एनर्जी के वेरिएशन को प्राइमरली हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।